हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज आपके लिए फिर मैं लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन का MCQ। 20 क्वेश्चन लगाइए और आप आंसर कमेंट में कीजिए कि आपको कितना सही हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। यहाँ आपको 3 करंट का क्वेश्चन मिलने वाला है, वो भी रिसेंट का करंट अफेयर होगा। बिहार अगर BPSC का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं तो 4 पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर हमारा है बिहार स्पेशल, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर है हिस्ट्री, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा पेपर है करंट और यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से पहले 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं ये 4 पेपर टोटल 120 मार्क्स कवर करते हैं। तो अगर ये 4 पेपर पर अच्छे से अगर पकड़ बना लो तो पीटी तो कहीं नहीं जा रहा। और मेंस में भी आपको ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मिलेंगे ही मिलेंगे और ये भी मिलेंगे। साइंस प्री तक ही है, मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका आंसर आप कमेंट में करना। ये 67 पेपर का क्वेश्चन है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो अगर छठी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो ये 80 से 85 ईस्वी के बीच में था। और इस योजना के दौरान बात किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास के बारे में बात किया गया था। जनरली हम क्वेश्चन देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना से या तो पहला पंचवर्षीय योजना या दूसरा से ही पूछ लेता है, ये अवकाश योजना से पूछ लेता है। क्वेश्चन आता है अवकाश योजना कब से कब तक था। तो अवकाश योजना 1966 से 1969 तक रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी योजना 4 साल की थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 ही साल की थी। तो ऐसे पंचवर्षीय योजना सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सभी एग्जाम के लिए। दरोगा, BSSC, बिहार पुलिस या BPSC, ये सारे के सारे कुछ सेक्टर गिने चुने हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। एक तो 5th ईयर प्लान इकोनॉमिक्स का, एक बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक्स का, एक जनगणना से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा था छठी पंचवर्षीय योजना। पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था या दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुद्दा क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5th ईयर प्लान से। दूसरा क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम, तो सबसे पहले आप ये बता दो हमें कि अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी और इसका पहला राज्य था राजस्थान। अब ये अंत्योदय से रिलेट करके ये याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। तो राजस्थान से 2 क्वेश्चन याद रख लेना, एक तो अंत्योदय योजना 2000, एक पंचवर्ष वो हमारा पंचायती राज जो राजस्थान के नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। राजस्थान में एक झील है जिसे हम सांभर झील कहते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का अगर बात करें तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर गई हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन राजस्थान से रिलेट करके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे दी गई है कि इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन 20 है। तो बता दिए इसके द्रव्यमान संख्या क्या होगा। पिछले क्लास में भी आप लोग देखे होंगे कि वहाँ न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा था, यहाँ द्रव्यमान संख्या पूछ लिया। तो सबसे पहले कोई तत्व हम ले लेते हैं। एक तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक वेट होता है 40। ये आपको पता है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो किसी तत्व में परमाणुओं की कुल संख्या उस तत्व की प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ये परमाणु की जो संख्या है यही हमारा कहलाता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। ये हमारा जो परमाणु भार होता है, ये अगर परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा दिया जाए तो हमारा निकल जाता है न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन यहाँ कितना हो जाएगा, सौभाग्य से 20। और न्यूट्रॉन जितने होते हैं उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ न्यूट्रॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20 और प्रोटॉन भी 20 हो जाएंगे। आपको पता है एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसी तत्व के नाभिक में क्या क्या होता है। तो किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इनमें पॉजिटिव कौन होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। ये सारी बेसिक बातें क्वेश्चन पूछी गई है। यहाँ पूछ रहा था द्रव्यमान में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दीजिए, द्रव्यमान संख्या आपका पता हो जाएगा। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 38। बिल्कुल सही।
कमेंट में अपना स्कोर जरूर हमें बताना कि कितना स्कोर रहा आपका। ये सारे प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के ही क्वेश्चन है, स्कोर अपना जरूर मेंशन करना। और बीपीएससी अपने आप को रिपीट करता है, तो देखना किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन सेक्टर उठाया जा रहा है। अभी मैं बात कर रहा था जनगणना का, यहाँ क्वेश्चन आ भी गया कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है। बाल लिंग अनुपात का बात कर रहा है। अगर बिहार का सिर्फ लिंग अनुपात का बात करता तो बिहार का लिंग अनुपात मात्र 918 है, लेकिन चूंकि बाल लिंग अनुपात का बात कर रहा है तो यहाँ बाल लिंग अनुपात कितने हो जाएंगे, 935 हो जाएंगे। बाल लिंग अनुपात मतलब होता है बच्चों के मेल और फीमेल का रेशियो, मेल और फीमेल। यहाँ मेल अगर बच्चे 1000 हैं तो फीमेल कितने हैं, 935। जबकि अगर बिहार का लिंग अनुपात देखा जाए तो मेल 1000 है तो फीमेल कितनी है, मात्र 918। तो इस रेशियो से ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार का लिंग अनुपात अच्छा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है। मैं लास्ट बार भी ये जिक्र किया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। गंगा जिला से तो खास करके क्वेश्चन पूछता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने जिले हैं गंगा के किनारे स्थित। तो बिहार के में 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा के किनारे स्थित है। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रमंडल बिहार गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो एक हमारा कौन सा प्रमंडल था, मगध, और दूसरा हमारा कौन सा प्रमंडल था, तो कोसी। कोसी और मगध प्रमंडल जो है वो गंगा नदी से टच नहीं करता, बल्कि उसके अलावा 7 प्रमंडल गंगा नदी से टच करते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन बिहार के मैप से पूछता है कि बिहार के कितने ऐसे राज्य हैं जो झारखंड से सीमा लगाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार के कितने ऐसे प्रमंडल हैं जो झारखंड से सीमा लगाते हैं। प्रमंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राज्य के बारे में नहीं। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। बिहार का अगर भौतिक स्वरूप आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि बिहार में हिमालय का पठार का भी विस्तार है, विंध्याचल श्रेणी का भी विस्तार है, बिहार में छोटा नागपुर पठार का भी विस्तार है। तो थोड़ा सा एक बार हम बिहार के मैप पे जिक्र कर लेते हैं, इससे थोड़ी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ये हमारा है प्यारा बिहार। अब बिहार जब सामने आ गया तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बिहार का ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। जबकि ये क्षेत्र जो ऊपर वाला दिख रहा है ये शिवालिक श्रेणी में आता है। और ये जो है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि बता दीजिए कि धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो आपको पता है ना कि धारवाड़ क्रम का चट्टान, एक है धारवाड़ क्रम का चट्टान, एक है कुडप्पा क्रम का चट्टान। आंध्र प्रदेश के धारवाड़ जिला के कारण उस चट्टान का नाम धारवाड़ क्रम का रखा गया। नीचे के क्षेत्र धारवाड़ क्रम के चट्टान के श्रेणी में आते हैं। ये क्षेत्र हमारा आता है विंध्य क्रम के चट्टान की श्रेणी में। ऊपर का क्षेत्र आता है हमारा शिवालिक क्रम की चट्टान में। तो क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस साइड में आप देख लो, रोहतास का क्षेत्र आता है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो विंध्याचल क्रम के चट्टान के क्षेत्र हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि कैमूर की जो चोटी है वो किस क्रम के चट्टान की श्रेणी में आते हैं। तो वो भी विंध्याचल क्रम की चट्टान में ही आते हैं, कैमूर की चोटी। तो अब मैं इसको साइड कर दे रहा हूं और ऑप्शन में क्या क्या है एक बार थोड़ा हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मुंगेर, जमुई, नवादा और रोहतास। तो मुंगेर, जमुई, नवादा, मुंगेर कहाँ है, तो ये हमारा है मुंगेर प्रमंडल, ये हमारा है जमुई और ये हमारा है नवादा। ये सारे के सारे धारवाड़ क्रम के चट्टान की श्रेणी में आते हैं। जबकि ये रोहतास का क्षेत्र जो ये बेल्ट है ये हमारा विंध्याचल क्रम की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली बी। ये थोड़ा एक लेवल का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन एग्जाम तो निकलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन से। अगर युद्ध जीतना होता है तो राजा और मंत्री को मारा जाता है, ना कि सेना को। तो लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि कन्याकुमारी है किधर, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। तो अगर भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का बात करें, ये है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो नीचे का क्षेत्र है ये क्षेत्र, ये कहलाता है कन्याकुमारी। अगर ये कन्याकुमारी है तो ये क्षेत्र हमारा है किस क्षेत्र का, नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाले क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये क्षेत्र एक है अन्नामलई की पहाड़ी
और कन्याकुमारी के पास एक है कार्डमम की पहाड़ी। अब ये जो 3-4 बातें मैं बोर्ड पे लिखा, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये है कौन सी, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी पर है। इसकी ऊंचाई अगर देखिए तो 2637 मीटर है, ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेकंड नंबर पे आता है। कन्याकुमारी हमारी भारत की तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे दक्षिण क्षेत्र पे स्थित है। कन्याकुमारी का अगर डिग्री देखिए तो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत स्टार्ट होता है और ये सबसे नीचे का पॉइंट हमारा कन्याकुमारी है। जबकि सबसे निचला पॉइंट स्टार्ट होता है भारत का 6 डिग्री 4 मिनट से, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी के पास है इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी, जो केरल राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है, सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो एक बात है, द्वीपों का देश किसे कहते हैं, तो द्वीपों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया में अगर पूरे के पूरे इंडोनेशिया द्वीप पर ही स्थित है। यहाँ द्वीपों की संख्या लगभग 25,000 है। जबकि अगर बात करें हम मालदीव का, और तो मालदीव में द्वीपों की संख्या लगभग 1500 है। कहाँ 25,000, कहाँ 1500, ठीक है। मालदीव भारत के बगल का क्षेत्र है। मालदीव अभी काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी चले गए थे लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में जो क्षेत्र है उसका प्रमोशन करके चला है। तो मालदीव तो पूरा का पूरा ये इसका व्यापार सिर्फ और सिर्फ चलता है पर्यटन को लेकर। तो खैर जो भी हो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया के बारे में आप जानते भी होंगे, इंडोनेशिया हमारे सटा हुआ देश है। इंडोनेशिया और जो अंडमान निकोबार, अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप है तो ये हमारा क्षेत्र इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। कुछ समय के लिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलकर नूसंतारा कर दिया था, लेकिन फिर से वो अपनी राजधानी जकार्ता कर दिया। इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक चैनल जिसे कहते हैं ग्रेट चैनल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट चैनल किसके बीच में है, तो इंडोनेशिया और भारत, यानी भारत के जो निकोबार द्वीप है वो उसके बीच है हमारा कौन, तो ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पता है ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। बिहार के 2-3 ऐसे महापुरुष हुए बिहार में जिनके बारे में बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। एक तो श्री कृष्ण किसी के बारे में पूछेगा, राजकुमार शुक्ल के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कौन होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ कुंवर सिंह। एक कुंवर सिंह के बारे में पूछेगा और श्री कृष्ण सिंह के बारे में पूछेगा। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। एक था विलियम टेलर। विलियम टेलर ने कुंवर सिंह को धमकाया था कि आप पटना और आरा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसको चैलेंजिंग में लेते हुए कुंवर सिंह आरा पे कब्जा कर लिए थे, ठीक है। लेकिन पटना में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था पीर अली। पीर अली का भी इंपॉर्टेंट रोल था, खास करके पटना से, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अहम भूमिका निभाते थे। वो एक किताब विक्रेता थे। पीर अली, जब पता चला विलियम टेलर को, तो पीर अली के घर को ढा दिया गया, उनके जमीन और जायदाद को कुर्द कर लिया गया, यानी जब्त कर लिया गया, ठीक है। तो इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुंवर सिंह बेचारे घायल हो जाते हैं और 1858 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन, पिछले बार भी देखे होंगे, क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी यात्रा जो गांधी जी की थी वो कितने दिनों की थी। पिछले बार भी मैं इसका जिक्र किया हूँ, तो थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है 1930 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के बीच में एक क्वेश्चन आता है, ये 12 मार्च को शुरू होकर अपने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर निकले थे और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच गए। यानी अपने 79, आपको गूगल सर्च करोगे तो 79 मेंबर देगा, बुक में कहीं कहीं देखोगे तो 78 मेंबर दिख जाते हैं। तो अपने 79 मेंबर के साथ 24 दिनों तक यात्रा करके 240 मील यानी 384 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके ये साबरमती से दांडी पहुंचे
यहाँ नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपका सही होता जा रहा होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड है, ज़्यादा नहीं, तो बीपीएससी तो ऐसा पूछेगा ही। लाइक भी कर देना। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली बंगाली खाड़ी में स्थित है, कलकत्ता के समीप है। इससे काफ़ी परेशान हो गया था कौन? 1632 का समय था, 1632। अब ये बता दो 1632 में किस मुगल बादशाह का शासन था? अगर हम बात करें बाबर का, तो 1530 में चले गए। उसके बाद बाबर के बाद आते हैं हुमायूं बैठते 55 में चले जाते। उसके बाद आता है अकबर भी आते हैं, 1555 में, और ये भी 1605 में चले जाते हैं। और अकबर के बाद आता है शाहजहां गद्दी पर बैठता है, और शाहजहां लगभग 1627 तक रहता है। और इसके बाद आता है जहांगीर। शाहजहां के बाद आते हैं जहांगीर, 1627 से जहांगीर शासन करना शुरू करते हैं। तो इस समय जहांगीर ने चेतावनी दी थी पुर्तगालियों को कि ये जो आप लूट मार कर रहे हैं, इसको आप जितना जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। और ये पुर्तगाली ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो क्या कर सके, वो टैक्स देने से बच सके। ठीक है, बाद में पुर्तगालियों ने क्या किया, पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था, गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। ये बात आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? सब जानते हैं अष्टप्रधान कौन थे, तो शिवाजी थे। शिवाजी काफी प्रचलित है, ये मराठा क्षेत्र के थे, पता होगा। शिवाजी का पुत्र था एक संभाजी और एक राजाराम। संभाजी का बेटा था एक जिसका नाम था हमारा साहू, ठीक है, जो पेशवा था अपनी चाची के ताराबाई के साथ वो लड़ाई करता है। शिवाजी को पकड़ने के लिए शाइस्ता खां को भेजा जाता है, जिसे शिवाजी अच्छे से मार देते हैं, अच्छे से मतलब मार ही देते हैं। उसके बाद औरंगजेब के द्वारा राजा जयसिंह को भेजा जाता है। राजा जयसिंह क्या करते हैं, शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेते हैं और सन 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच एक संधि होती है जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि। इस संधि के दौरान शिवाजी ने अपने 35 में से मात्र 12 किले अपने पास रखे और 23 किले दे दिए औरंगजेब को, ठीक है, और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन फिर शिवाजी क्या करते हैं, सूरत को लूटते हैं और छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? इसका आंसर आप कमेंट में करना जरा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी पटना में? ये कल ही क्वेश्चन मिला था ना, क्वेश्चन बस उल्टा कर दिया गया है। उस समय क्वेश्चन मिला था ये कि 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किसने किया था, तो वहां होगा डच। यहाँ पूछा है डच ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो यहाँ होगा 1632। ये डच व्यापार करते थे सूती वस्त्रों का, मसालों का। इनको इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा कि हम यहाँ राज करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन बाद में बिहार में एक सोरे के लिए प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, तो सब लोग सोरे पे आ गए क्योंकि सोरा से बारूद बनता था, ठीक है। नोनिया विद्रोह के बारे में आप सुने भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में मैं जिक्र किया था ना इसके बारे में। लाइकेन के बारे में आप जानते हो, लाइकेन मतलब होता है क्या, सिम्बायोसिस होता है, यानी लाइकेन बनता है किससे किससे, शैवाल से। यहाँ पे खुद दे दिया, शैवाल से और कवक से। अगर आप कवक को देखोगे तो कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक क्या करता है, कवक खनिज लवण और जल लाकर शैवाल को देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनता है और भोजन को आपस में बांट लेते हैं। तो ये म्यूचुअलाइजेशन के अंतर्गत आता है, जिसके तहत क्या करते हैं, आपस में सहभागिता या सहभोजिता निभाते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। प्राकृतिक रबर पता है ना, ये पेड़ की छाल से मिलता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, जो प्राकृतिक रबर होता है ना, वो काफ़ी कोमल होता है। उसकी कोमलता को दूर करने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन, और जब ये कार्बन मिलाया जाता है रबड़ में तो रबड़ हो जाता है कठोर, और उसके बाद इस रबड़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टायर बनाने में। यहाँ पे सब लोग इसका आंसर मार दिए होंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। इसका आंसर होगा आइसोप्रीन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, अच्छे से करते चलेंगे ठीक से, और आंसर जरूर कमेंट में करना कि आपका कितना सही हुआ है। पानी का पीएच मान, यहाँ पानी दे दिया ना, गलत कर दिया है, ठीक है, बीपीएससी ऐसे दिया था पानी का पीएच मान, इसका आंसर भी ठीक है, साथ ही होगा।
लेकिन इसको देना चाहता है अशुद्ध पानी या शुद्ध जल का पीएच मान। अगर पानी का पीएच मान देखा जाए तो ये होता है 6.8 से 8.5 के बीच में, यानी पानी एसिडिक नेचर का भी होता है और बेस नेचर का भी। अशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, तो यहाँ पे ये देना चाहिए था इसको अशुद्ध जल। देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार का ये लेखक है। इन लेखक ने क्या किया था, 1904 में ये पुस्तक लिखी थी और बाद में सन 1912 के आसपास में इनकी सारी जितनी भी पुस्तकें थी उस पर बैन लगा दिया गया था, एक एक पुस्तकों पे बैन लगा दिया गया था। ये और कोई नहीं थे, सखाराम गणेश देवस्कर थे, ठीक है ना, जिन्होंने बिहार के जवानों में एक क्रांतिकारी लहर पैदा करने की कोशिश की थी अपनी कविताओं के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, एक तो पुरुष खिलाड़ी थे लियोनेल मेसी थे, यहाँ महिला खिलाड़ी का बात आ गया है, तो ये महिला खिलाड़ी कौन थे? तो एलेक्सिया पुटेलस। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे करंट का, नोट डाउन करते चले जाना। हर दिन आपका 3 करंट अफेयर में देने वाला हूँ। तो ये हमारा पहला। दूसरा, विश्व की सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो अगर अंबेडकर की प्रतिमा का बात करें तो ये है हमारे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा, जिसे सच्चाई की प्रतिमा का नाम दिया गया है। अंबेडकर की प्रतिमा टोटल जो है इसकी ऊंचाई ये है 206 मीटर की, जबकि भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं। इसमें से 84 जो है इसकी लंबाई है और बाकी जो हमारा बच जाता है, कितना बच गया? 1, इसमें से घटा दो ना भाई 84, 2, 1, 2, यही ना, तो 222 मीटर। ऐसे तो जनरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा 125 मीटर, लेकिन ये जनरली ये प्रतिमा की ऊंचाई 222 ही मीटर है। बाकी जो ऊंचाई है ये जो गुंबद आपको दिख रहा है जिस पे प्रतिमा रखी हुई है, इसकी ऊंचाई है। तो ये सब क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहा है, ऊंचाई नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बता दीजिए अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई 19 जनवरी को। तो कहाँ की गई है? विजयवाड़ा में। मैं बता रहा हूँ कहाँ की गई है, ये विजयवाड़ा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। एशिया खेल 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाले हैं? इसका आंसर आप कमेंट में करना। एशिया खेल 2023 ये खेल कहाँ हो जाएंगे? तो आज यहीं तक लेवल क्वेश्चन का सारा ठीक ही था। जितना क्वेश्चन मैं पूछा हूँ कोशिश करना कमेंट में आंसर देने का। मैं कोशिश करूँगा जितना भी क्वेश्चन हो सके मैं यहाँ पे लाने का बात करूँगा। मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर हम लोगों के लिए है हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस। तो मैं प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ, ना कि सिर्फ यही सब, लेकिन फोकस मेरा रहेगा हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस पे। तो आप भी उसी पे फोकस करना अगर बीपीएससी क्लियर करना हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जारी रखो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं, बाय।